Hello everyone, a very happy new year to each one of you. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नए साल में सेलिब्रेशन कर लिया होगा और कर भी रहे होंगे, लेकिन अब समय है हमें अपनी तैयारी पर दोबारा से जोश के साथ, फोकस के साथ लग जाना है, क्योंकि समय बहुत कम है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है और इसी टाइम पीरियड में हमें सारे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज करने हैं, बाकी चीजों को भी ध्यान रखना है। हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए आपको, एग्जाम से पहले हेल्थ पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करता हूं ये डिमांडिंग क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 15 नंबर का है। देखो, कोशिश किया है मैंने कि जैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, उस तरह के आसपास कहीं कुछ ड्राफ्ट करने का। तो देखिए, ड्राफ्टिंग में भी अगर पॉसिबल है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी में ड्राफ्ट किया है, थोड़ा सा मे भी कहीं कोई एरर आपको अगर मिले तो इसको इग्नोर करिएगा। और आंसर में अगर कहीं जोड़ने घटाने में कुछ गड़बड़ी मिले तो उसको भी इग्नोर कीजिएगा। वैसे होगा नहीं, मैंने 2 बार चेक कर लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का और उसके बाद इस वीडियो को आगे देखने का, ये कोशिश होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आप बोलते हो। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड गिवन है, कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन है, जानकारी दी गई है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट देखना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट इस बार क्या है, टोटल इनकम निकालो। देखो, एग्जाम में हो सकता है इस रिक्वायरमेंट में टैक्स लायबिलिटी भी साथ में निकलवा दे, तो वो भी कर लेंगे, बट टोटल इनकम निकालने की यहां रिक्वायरमेंट है। मिस्टर ललित, रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, ओल्ड प्रोविजन। इनको कौन सा चाहिए, ओल्ड। ये डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट कर चुके हैं, इनको ओल्ड प्रोविजन से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दीजिए। और इसका मेन फ्रेम जो बना हुआ है वो है पीजीबीपी। पीजीबीपी जब भी मेन फ्रेम में आता है तो आपको सबसे पहले स्टेप 1 में पीजीबीपी इनकम निकालनी चाहिए। इसके बाद ये देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई और इनकम भी इन्वॉल्व है, मेजर कोई इनकम इन्वॉल्व है, जैसे हमें अदर सोर्सेज दिख रहा है यहाँ पर, तो वो भी हमें सेपरेट कैलकुलेट करना चाहिए। इसके बाद यहां देखिए एक रेंट रिसीव्ड दिख रहा है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी पॉसिबल है यहाँ पर, वो भी मुझे एक सेपरेट वर्कआउट इस पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का भी एक कैलकुलेशन करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर, तो जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी भी सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है टैक्सेबल पीजीबीपी स्टेप 1। देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना चाहिए। स्टेप 1 पीजीबीपी निकालो, स्टेप 2 हाउस प्रॉपर्टी निकालो, और इसमें एक सैलरी की भी कैलकुलेशन है, आएगा, आप देख लेना। तो सैलरी इनकम भी वर्कआउट करो, अदर सोर्सेज भी वर्कआउट करो। उसके बाद अगले स्टेप में आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। आप देखते होंगे कि आपके स्टडी जो सजेस्टेड आंसर होते हैं आपके इंस्टीट्यूट के, वो एक ही टेबल में पूरा बनाकर दे देते हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ उसी के अंदर डाल दिया, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है और स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि एग्जाम में इस तरीके से वो संभाल सके। इसलिए पहले क्वेश्चन को जितने स्टेप में आप कर सको उतना बढ़िया है। पहला क्वेश्चन 15 नंबर का है, अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको करने का। एक बार आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना चाहिए, ऊपर से रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए टुकड़ों में इसके आंसर को करें, ताकि स्टेप मार्किंग भी अच्छे से मिल सके। पीजीबीपी निकालने का तरीका, अगर पी एंड एल अकाउंट है तो मैं हमेशा बताता हूं कि नेट प्रॉफिट उठाइए, और फिर से बोलूंगा कि सजेस्टेड या किसी बुक में जो प्रेजेंटेड आंसर होते हैं उसके हिसाब से मत चलिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता एग्जाम में। अगर आप ये सोचें कि जो आइटम डिसअलाउड है पहले उसे डिसअलाउड कर दें, जो आइटम अलाउड है और डेबिट नहीं है उसको माइनस कर दें, जो क्रेडिटेड है बट इनकम नहीं है उसको माइनस कर दें, जो क्रेडिटेड होना चाहिए जो नहीं है क्रेडिट उसको ऐड कर दें, ये सीक्वेंस अगर आप फॉलो करना चाहते हैं सेक्शन 29 फॉर्मेटिंग के हिसाब से, तो पीजीबीपी में कमांड आपका नहीं हो पाएगा और एग्जाम में गलती होने के चांसेस है। इसलिए मेरी बात मानिए, नंबर एज इट इज कहीं नहीं कटने जा रहे, पूरा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आपको करना क्या है, जो मैं हमेशा से समझाता हूं, नेट प्रॉफिट उठाना है। उसके बाद आप डेबिट आइटम को बिना एडजस्टमेंट के ऊपर ऊपर से देखिए कि कोई डेबिट आइटम आपको प्राइमा फेसिया लग रहा है डिसअलाउड, तो डिसअलाउड कीजिए। क्रेडिट आइटम में कुछ हटाने को लग रहा है तो उसे हटा दीजिए। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट बनाइए, उससे आपका कमांड, आपका ग्रिप क्वेश्चन से नहीं छूटेगा।
और गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रह जाएगी। जैसे मैंने नेट प्रॉफिट सबसे पहले उठा लिया 41 लाख, नेट प्रॉफिट उठा लिया 41 लाख, 41,42,180 नेट प्रॉफिट प्रेजेंटेशन में डाल दिया। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, या आप डाल सकते हो एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आप सरप्लस निकाल सकते हो। इसके बाद यहां देखो सैलरी टू स्टाफ, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, एडजस्टमेंट में हो सकता है बट हम कोई इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद ऑफिस और एडमिन एक्सपेंस हमें ठीक लग रहा है, रेट्स टैक्सेस हमें ठीक लग रहे हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ठीक लग रहा है, ऑफिस का किराया हमें ठीक लग रहा है, हमें ठीक लग रहा है। अभी एडजस्टमेंट में हालांकि कुछ ना कुछ इसके बारे में दिया हुआ है, सब बात मालूम है, लेकिन फिर भी हमें ठीक लग रहा है, अभी वो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, जरा इसको दोबारा खोल लूं। हाँ जी, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कंफ्यूज कर सकता है, हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टर ललित जिसका ये क्वेश्चन है उन्होंने खुद अपने लिए करवाया हो, लेकिन अभी हमारे को इसकी कोई डिटेल नहीं है, हो सकता है अपने स्टाफ के लिए भी करवाया हो। मिस्टर ललित की जानकारी दी गई है कि वो एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी ये प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशन में इनकी रिसीट दी हुई है 78 लाख, 50 लाख के ऊपर है, इसलिए प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में आप नहीं आएंगे, जनरल प्रोविजन ही अप्लाई करेंगे। लास्ट ईयर का उन्होंने टर्नओवर 90 लाख दे रखा है, इसका मतलब लास्ट ईयर इनका टैक्स ऑडिट भी रिक्वायर्ड रहा होगा। तो इंडिविजुअल का अगर लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है, यानी 50 लाख से ऊपर अगर टर्नओवर है लास्ट ईयर, तो इस साल वो टीडीएस की रिक्वायरमेंट में भी आ जाते हैं, इस पर्पज से ये मेंशन किया हुआ है। तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, प्रोफेशनल फीस इन्होंने पे किया होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। डेप्रिशिएशन जब भी होता है तो मेरा ये सजेशन होता है बच्चों को कि डेप्रिशिएशन एज इट इज आप ऐड कर दो पहले, और माइनस वहीं पर लिख दो डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, और जगह खाली छोड़ दो। यानी आप शुरुआत करो नेट प्रॉफिट 41, 42, 180, एड डेप्रिशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स माइनस डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, और जगह खाली छोड़ दो माइनस का। उससे क्या होगा, ये भूल नहीं होगी, छूटेंगे नहीं आप। लास्ट में कहीं आपको डेप्रिशिएशन की इंफॉर्मेशन मिलती है, आप कैलकुलेट करके निकालो, नहीं मिलती है तो एज इट इज एक बीसी माइनस कर दो, ये मानकर कि डेप्रिशिएशन ये वाला सही कैलकुलेटेड है। ठीक, इसके बाद क्रेडिट आइटम में आइए, ग्रॉस रिसीट ठीक है, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का 16,000 माइनस कर देना पड़ेगा, हमें यहां पर माइनस कर देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे कि टैक्स्ड अंडर अदर सोर्सेज। देखिए आप जो स्टेटमेंट लिखते हो, जो नरेशन लिखोगे, जो लैंग्वेज लिखोगे, उस लैंग्वेज में आप कभी भी अटकना मत। जो भी सिंपल तरीके से आप अपने बात को एक्सप्रेस कर सकते हो उस तरीके से आप वहां पर मेंशन कर देना। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि आपको इसी स्टैंडर्ड में लैंग्वेज मेंटेन करना है। कोई बच्चा ये लिख सकता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट क्रेडिटेड बट टैक्स्ड अंडर अदर सोर्सेस, वो भी चल जाएगा। कोई बच्चा लिख सकता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट नॉट टैक्स्ड अंडर पीजीबीपी ब्रैकेट क्लोज, ये भी चल जाएगा। कैसे भी करके इसको यहां से माइनस करना है। ऑनलाइन गेमिंग की विनिंग है, यहां पर देखिए टीडीएस काट के ये पैसा है। ग्रॉस हमें मालूम है कि इसको अगर आप 70% लाओगे तो 100% ग्रॉस आपको पता चल जाएगा, ग्रॉस हमें मालूम है, लेकिन आप माइनस क्या करोगे, सिर्फ यही 66,500। क्यों? देखिए जो क्रेडिट है वही तो माइनस होगा। माना कि जब इसे हम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे तो इसको ग्रॉस करके दिखाएंगे, डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई 100, लेकिन अभी जो माइनस करेंगे वो वही करेंगे जो क्रेडिटेड है। उसी तरह रेंट रिसीव्ड अदर सोर्सेज के हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए, यहां से माइनस कीजिए। इनकम टैक्स का रिफंड है जिसमें 680 रुपए का ब्याज भी शामिल है। तो बेटा ब्याज जो है वो अदर सोर्सेज की इनकम होती है, लेकिन जो इनकम टैक्स रिफंड है वो कहीं की इनकम नहीं होती। फिलहाल दोनों ही हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा। डिविडेंड नेट है, नेट मतलब सेक्शन 194 में टीडीएस 10% काटने के बाद मिला है, तो मानता हूं कि इसकी ग्रॉस जो अमाउंट होनी है वो 60,000 होनी है, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 100। लेकिन हम माइनस क्या करेंगे, जो एक्चुअल में क्रेडिटेड है वही माइनस करेंगे, कुछ और माइनस नहीं कर सकते। तो ये सारा माइनस कर दिया। अब जरा देखिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया अभी। डेबिट आइटम में डेप्रिशिएशन एड बैक कर दिया और माइनस जगह खाली छोड़ दिया, जो डेप्रिशिएशन इनकम टैक्स का होगा माइनस करूंगा, और बाकी जो क्रेडिट साइड में मुझे गलत लग रहा था वो हटा दिया। करेक्ट। अब एक एक एडजस्टमेंट पर मैं आऊंगा और उसकी चर्चा करेंगे। देखो एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन तो आपको दे ही रखा है, यहां देखिए मैंने दे दिया है। नेट प्रॉफिट डेप्रिशिएशन मैंने ऐड कर दिया, जगह यहां खाली छोड़ दिया जो होना चाहिए। अब वो होगा, वो देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या होगा। बाकी जो क्रेडिट साइड से आपको लेस करना था वो सारी चीजें मैंने यहां पर लेस कर दी।
ये देखिए यहां तक मैंने सारा काम कर दिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट कहता है रेट्स एंड टैक्सेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट, जो ऊपर डेबिट है, P&L की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने P&L लिख दिया, इसको आप एक्सक्यूज कर देना। P&L अकाउंट जिसमें 1000 का अमाउंट शामिल है लेट फाइलिंग ITR। ITR को जब लेट आप लेट जमा करते हो, फर्निश करते हो, तो 234F का एक लेट फी लगता है। वो लेट फी लगा है, पिछले ईयर का लगा होगा या इस साल का लगा होगा, फर्क नहीं पड़ता। ये लेट फी हमारा अलाउड नहीं होता। देखिए इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स का ब्याज अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स की पेनल्टी अलाउड नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में जो कुछ भी खर्चे होते हैं जो हमें करना होता है, चाहे वो फी हो, लेट फी हो, चाहे पेनल्टी हो, फाइन हो, वो मुझे अलाउड नहीं होता। लेकिन एक चीज है जो अलाउड होता है, वो ये हम लोगों की फीस। हम लोग मतलब नॉट नेसेसरी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो, चाहे वो CA हो, CS हो, CMA हो, चाहे टैक्स कंसल्टेंट हो, उनको जो फीस दी जाती है, ऑडिट फीस दी जाती है, कंसल्टेंसी फीस दी जाती है, ये सारे खर्चे अलाउड होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एंड 5000 पेड ITR फाइलिंग फीस टू टैक्स कंसल्टेंट। तो ये तो अलाउड है, बट ये डिसअलाउड है। तो जो डिसअलाउड है 1000, उसे आप एड बैक कर दोगे क्योंकि ऑलरेडी डेबिटेड है P&L में। ये बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। 3 लाख रुपए सैलरी पे किया गया है, जो कि सैलरी में इंक्लूडेड है, ऊपर जो डेबिट किया हुआ है, अपनी वाइफ को दिया। वाइफ जो है वो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम कर रही है और उनका कोई क्वालिफिकेशन, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशंस उनके पास नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन जो पेमेंट किया जा रहा है 3 लाख रुपया, वो मार्केट रेट पे किया जा रहा है। तो यहां पर 2 चीजें शामिल हो गई दोस्त। एक 64(1) क्लॉज नंबर 2। बताइए क्यों कंसर्न है? ललित उनका ओनर है तो 100% है, यानी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। 20% से ज्यादा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो 100% है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो गया। अपनी वाइफ को वहां से सैलरी वो दे रहा है, तो उस कंसर्न से वाइफ को सैलरी मिल रही है जिसमें ललित का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो वो सैलरी किसमें टैक्स्ड होगा? ललित में। तो पहली चीज की सैलरी किसमें टैक्स्ड होगा? ललित में टैक्स्ड होगा, सेक्शन 64(1)(2) लग जाएगा। 3 लाख की सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का देने के बाद 2,50,000 ललित के हाथ में टैक्सेबल होगा सैलरी हेड में। दूसरी बात, एक सेक्शन है 40(a)(2) जो कहता है अगर आपने रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया है मार्केट वैल्यू से ज्यादा तो एक्स्ट्रा विल बी डिसअलाउड। सिंस यहां मार्केट वैल्यू से ज्यादा पेमेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा डिसअलाउड तो कुछ नहीं होगा, डिसअलाउड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्लब्ड हो जाएगा ललित के हाथ में सैलरी हेड। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये एडजस्टमेंट, आपको प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा। ललित के पास अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ हीरोज होते हैं ना फिल्म में, तो ये हीरो है पहला, ये दूसरा हीरो देखिए। ललित के पास एक बड़ा मकान है जिसके 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं। पहला यूनिट यानी समझिए 3 मंजिल है, मैंने लिटा दिया वैसे 3 मंजिल, ये पहला मंजिल, ये दूसरा मंजिल, ये तीसरा मंजिल, ऐसा मान लीजिए 3 मंजिल है। पहला मंजिल है 40% जो कि लेट आउट है, 20,000 रुपए किराया, यही किराया P&L में क्रेडिट है 2,40,000, ठीक है। उसके बाद दूसरा यूनिट जो है वो है 30% एरिया जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जिसका हम NAV GAV NAV नील लेंगे और ब्याज घटाकर निगेटिव आंसर ले आएंगे बिकॉज ये ओल्ड टैक्स रिजीम से आंसर हो रहा है। तीसरा जो यूनिट है वो 30% है और ऑफिस स्पेस के लिए यूज हो रहा है। तो अब मैं बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में जो भी खर्चे हैं, हालांकि इसमें बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में टेक्निकली गलत है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी इसमें होना चाहिए P&L अकाउंट में, बट गिवन नहीं है मेरे पास, तो वो भी एक पार्ट होना चाहिए था, लेकिन इग्नोर कीजिए उसे, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ना कॉस्ट दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ तो कैसे निकालेंगे आप। तो जो ऑफिस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में खर्चे हैं, चाहे म्युनिसिपल टैक्स हो या हाउसिंग लोन का ब्याज हो, उसका 30% आप PGBP में कंसीडर करोगे। ये हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है, हम आएंगे इस जगह पर दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। तो सर इससे करना क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं करना, हमने रेंट माइनस कर ही दिया उधर से। अब म्युनिसिपल टैक्स अगर हमें P&L में डेबिट दिखेगा तो हम देख लेंगे। रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड्स 10,000 एज म्युनिसिपल टैक्स। देखिए 10,000 म्युनिसिपल टैक्स P&L में डेबिट है, पूरे मकान का म्युनिसिपल टैक्स। हमें मालूम है कि 30% अलाउड होना चाहिए क्योंकि बिजनेस पर्पस 30% है, लेकिन हम पहले पूरे 10,000 को डिसअलाउड कर देंगे। तो पहला हमारा काम होगा 10,000 रुपए पूरा डिसअलाउड हो जाए, फिर 10,000 का 30% 3,000 रुपए हमको अलाउड करना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स। सिंस म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट है, 43B में कवर्ड है,
तो इस 3,000 रुपए जो मैं पे करने जा रहा हूं, इसका ड्यू डेट ऑफ आईटीआर तक पे होना जरूरी है। 10,000 में से 5,000 सेम ईयर में पे हुआ और 3,000 आईटीआर के ड्यू डेट तक पे हुआ, तो टोटल सिर्फ 8,000 रुपए पे हुए। समझिए, अगर पूरी बिल्डिंग बिजनेस में यूज होती तो 10,000 रुपए हमें अलाउड होना चाहिए था, लेकिन उसमें से सिर्फ 8,000 ही आपने 43B के अकॉर्डिंग पे किया है। तो कितना अलाउड होना चाहिए था? 8,000। तो यानी अगर पूरी बिल्डिंग बिजनेस में होती तो 8,000 अलाउड होना चाहिए था। 30% बिजनेस में है तो 8,000 के जगह 2,400 रुपए हमको अलाउड होगा। तो पहले 10,000 पूरा एड बैक करेंगे और 2,400 रुपए माइनस कर देंगे। यही वो टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने एक्सपेक्ट किया है एग्जाम में। फिर से सुनिएगा, 10,000 का म्युनिसिपल टैक्स है पूरे बिल्डिंग की, ठीक। मान लीजिए पूरा बिल्डिंग बिजनेस में यूज होता तो पूरे 10,000 अलाउड हो जाते। 43B के ध्यान में रखते हुए 43B कहता है कि म्युनिसिपल टैक्स आईटीआर के ड्यू डेट तक पे होना मस्ट है। आपने विद इन ईयर 5,000 और ड्यू डेट तक 3,000, यानी टोटल 8,000 ड्यू डेट के अंदर अंदर पे किया, 2,000 आउटस्टैंडिंग रह गया। तो 8,000 आपको अलाउ होना चाहिए था तब जब ये पूरा मकान बिजनेस में यूज होता। अभी क्या है, 30% बिजनेस में यूज है, तो 8,000 का 30% 2,400 अलाउड होगा। पहले पूरा 10,000 एड बैक कर दो बिकॉज वो डेबिट है, और 2,400 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूं, आपका डिमांड होता है सर आप धीरे बोलते हो, हम डेढ़ गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी स्पीड, थोड़ा जोश मैं भी दिखाऊं नए साल में आपके एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन भी जोशीला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन। इसका एडजस्टमेंट बता दिया। आते हैं नेक्स्ट। ब्याज के अंदर 50,000 का ब्याज शामिल है। लोन लिया है नेशनलाइज बैंक से हाउस के रिपेयर के लिए, लोन का 50,000 ब्याज है। लोन लिया, हाउसिंग लोन माना जाएगा बिकॉज रिपेयरिंग के लिए है। कोई भी ब्याज ड्यू डेट के आईटीआर तक आपने पे नहीं किया। अब जरा सोचिए, पूरे 50,000, मान लीजिए पूरा मकान, पहले तो ये देखिए 50,000 पीएनएल में डेबिट है, तो सिंस पीएनएल में डेबिट है तो पहले तो 50,000 आपको एड बैक कर देना चाहिए, फिर अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो माइनस कर दीजिए। अननेसेसरी एक्स्ट्रा अमाउंट डिसअलाउड करने के बजाय पूरे 50,000 को ऐड करके जो आपको ठीक लगे वो माइनस कीजिए, वो ज्यादा सेफ गेम है। कितना माइनस करेंगे? मानिए पूरा मकान अगर बिजनेस में यूज होता तो ये हाउसिंग लोन का ब्याज है 50,000, जेन्युइन पीएनएल में अलाउड होना चाहिए। सिंस ये नेशनलाइज बैंक से लिया गया है, शेड्यूल बैंक है ये, तो 43B यहां एक्टिवेट हो जाएगा। 43B क्या कहेगा, जो आईटीआर की ड्यू डेट तक पे करोगे तभी अलाउड करेंगे। आईटीआर के ड्यू डेट तक भाई साहब 1 रुपया नहीं पे किया, आईटीआर के ड्यू डेट तक अगर 1 रुपया नहीं पे हुआ तो कुछ भी अलाउड नहीं होगा। तो माइनस क्या होगा? माइनस कुछ भी नहीं होगा, पीएनएल में अलाउड नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा वो हम दोबारा देखेंगे। तो सर पीजीबीपी में कैसे आप बताते हो, फिर से बताना। देखो म्युनिसिपल टैक्स कितना अलाउ होगा, पहले ये मान लेना कि पूरी बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है, तब कितना म्युनिसिपल टैक्स अलाउ होना चाहिए 43B के अकॉर्डिंग। वो फिगर आ जाएगा, जैसे 8,000 आया। अब बताओ कितना परसेंट बिजनेस में यूज हो रहा है? 30%, तो उसका 30 ले लो। अगर यहां भी कुछ 50,000 में मान लो 30,000 रुपए पे कर दिया होता आईटीआर के ड्यू डेट तक, तो हम मानते 30,000 अलाउड होना चाहिए पीएनएल। अब 30% बिजनेस यूज है तो 30,000 का 30% 9,000 अलाउ करता, लेकिन फिलहाल तो कुछ भी नहीं पे किया ड्यू डेट तक, सारा आउटस्टैंडिंग है, तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट के अंदर फिर से 15,000 शामिल है। प्राइवेट बैंक से लोन लिया है शेयर के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये अदर सोर्सेज का आइटम हो गया। अब चूंकि ये पीएनएल में डेबिट है और ये आइटम अदर सोर्सेज की है, तो 15,000 ये भी आपको डिसअलाउड करना पड़ेगा। अदर सोर्सेज में जब डिविडेंड दिखाओगे तो ये भी लेस करोगे। डिविडेंड का मैक्सिमम 20% आप ब्याज लेस करते हो, 15,000 तो नहीं लेस होगा, लेकिन 15,000 डेबिट है पीएनएल में, या अदर सोर्सेज के खर्चे हैं, तो उसको यहां से एड बैक कर देंगे, हटा देंगे। बेस्ड ऑन एक्चुअल रेंट 1,80,000 पे किया है आपने, यूनिट 3 के लिए पीएनएल में डेबिट कर दिया। वाह जी वाह, लाजवाब काम किया आपने। इन्होंने कहा जी कि यूनिट 1 जो किराए पर था वो 20,000 रुपए किराए पर था, तो 20,000 रुपए किराए पर था, 40% हिस्सा डिवाइडेड बाय 40 गुने में 30% हिस्सा का कितना बनता है जी? 15,000। 15,000 गुने में 12 कितना बनता है? 1,80,000। इन्होंने नोशनल रेंट पीएनएल में डेबिट कर दिया, अपने आप को ही किराया दे दिया। तो पीएनएल में क्या 1.5 लाख 1,80,000 डेबिट है? जी हाँ, ऑफिस रेंट डेबिट है, ये बोगस रेंट है, अपने आप को ही रेंट दे दिया, नोशनल रेंट। तो क्या ये डिसअलाउड होना चाहिए? जी हाँ, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में प्रोफेशनल फीस पेड किया है 1,20,000 मिस्टर उदय को, जो इंडियन रेजिडेंट है, जिसपे टीडीएस नहीं काटा है। टीडीएस की इनकी रिक्वायरमेंट है सिंस लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड 50 लाख। In case of professional last year turnover exceed 50 lakh, then TDS is required to be deducted. And if TDS, if person fails to deduct or fails to deposit TDS under section 40 small a clause A,
पेमेंट गोज टू रेजिडेंट, 30% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड इन केस ऑफ टीडीएस डिफॉल्ट। तो यहां टीडीएस डिफॉल्ट है, 1,20,000 का 30% कितना होता है जी? 36,000। तो 36,000 आपका डिसअलाउड हो जाएगा इस पॉइंट के वजह से। डेप्रिसिएशन 150 आप जगह खाली छोड़ा हुआ था वहां माइनस कर दीजिएगा। 45,000 रुपए का चेक दिया है इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने लिए, वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, और वो P&L में डेबिट किया है। अब आपको पता चल गया कि 45,000 गलत डेबिट है, अब आप ऐड कर दीजिए। यही मैं कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट पढ़ भी ले तो भी आप कुछ मत करो, पहले डेबिट आइटम जो ऊपर ऊपर से गड़बड़ दिख रहा है वो हटाना है, फिर क्रेडिट देखना है, फिर एडजस्टमेंट एक एक करके देखना है। कमांड बना रहेगा, कुछ भी गलती नहीं होगी एग्जाम में, यकीन कीजिए, बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है। ओके, तो ये 45,000 डिसअलाउड हो गया। हाउएवर इस 45,000 में हम 80D का डिडक्शन दे देंगे, यस और नो? कितना? 25,000 मैक्सिमम। कंप्यूट करना है टीटीआई, तो देखिए पीजीबीपी तो हमने निकाल दिया जी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आपसे डिस्कस भी कर लिया, ये पीजीबीपी हमने वर्कआउट कर लिया। इसके बाद सैलरी वर्कआउट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आपका क्लबिंग हो जाएगा, सैलरी क्लबिंग हो जाएगा, 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद। हाउस प्रॉपर्टी में दो पोर्शन के इनकम निकालेंगे, 40% लेट आउट पीरियड, 30% सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस के लिए नहीं, ऑफिस रेसिडेंट के लिए, अपने लिए रहने के लिए। अच्छा, 40% लेट आउट है 12 महीने के लिए, कुछ नहीं दिया तो 12 महीने मानेंगे। 20,000 रुपए किराया, 2,40,000 हमारा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हो जाएगा। हालांकि इसकी कैलकुलेशन मुझे करनी चाहिए थी, मैंने की नहीं, थोड़ा सा आलस दिखाया। और एक्सपेक्टेड रेंट आपकी कितनी है क्वेश्चन में? देखिए एक्सपेक्टेड रेंट आपके क्वेश्चन में है पेयर और म्युनिसिपल विच एवरेज है 240, सॉरी 420। अब 420 जो है ना वो 100% के लिए है दोस्त, तो 420 का जब आप 40% लोगे तो वो 1,68,000 आएगा, और ARR 240 है, तो जीएवी कितनी बन जाएगी? 240। तो ये जीएवी बन गई। अब म्युनिसिपल टैक्स पे आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। हाउस प्रॉपर्टी में घुस जाओ, माइंड में डाल दो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़ रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पेड होता है वही अलग होता है। म्युनिसिपल टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 5,000 पे हुआ है, आपने देखा था 5,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे हुआ है, 3,000 ड्यू डेट से पहले पे हुआ था, तो 5,000 ही हमारे लिए जेन्युइन म्युनिसिपल टैक्स। सोचो पूरा मकान अगर हाउस प्रॉपर्टी होता तो 5,000 घटता, हम 40% का निकाल रहे हैं, तो 5,000 का 40% 2,000 एनएवी आ गया। इधर 30% सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनएवी नील, जीएवी नील, ये सब नील कर देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने यहां दे दिया, यहां नील कर दिया। हाउसिंग लोन 50,000 का ब्याज था रिपेयर के लिए। देखिए ब्याज जो हाउस प्रॉपर्टी में घटता है ना वो अक्रूवल बेसिस पे घटता है, मैंने बार बार बताया था क्लास में कि कैश बेसिस पे नहीं घटता, अक्रूवल बेसिस पे घटता है ब्याज, चाहे वो नेशनल बैंक से लिया उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 50,000 पूरा घटने योग्य है अगर मकान हाउस प्रॉपर्टी में यूज होता, लेकिन सिर्फ हम 40% का निकाल रहे हैं, तो 50 का 40% 20,000 और 50 का 30% 15,000, ये दोनों माइनस कर दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, सेट ऑफ करके जो बचा नेट कैलकुलेशन बाहर आ गई। देखिएगा जरा जोड़ने घटाने में गड़बड़ हो तो मैनेज कर लीजिएगा। न्यू ईयर है ना, तो मैं भी पार्टी वगैरह छोड़ के मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जरूरी है, आपका एग्जाम ज्यादा रेलिवेंट है, आपका एग्जाम ज्यादा प्रायोरिटी में होना चाहिए मेरे लिए, और सभी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे कि हर टीचर कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें और आप इसका फायदा उठाएं, बेनिफिट लें। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि यूट्यूब में ही लगे रहें, ये भी ठीक नहीं है। अब एग्जाम करीब आ रहा है, आपने जैसे कि सब्सक्राइब किया हुआ है, आपने नोटिफिकेशन करा हुआ है, तो आपको जब नोटिफिकेशन आ रहा है आपको पता है कि क्या चीज आ रही है, अगर वो आपको रेलेवेंट लगे तो देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। अपनी तैयारी पर फोकस करना है, अपनी तैयारी पर भरोसा करना है। अब कितना मेरे पास टाइम निकल आएगा, जीएसटी का मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, वीडियो ला पाऊंगा कि नहीं, इसके लिए प्रॉमिस नहीं करता मैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है। बट आपका इनकम टैक्स एटलीस्ट हमने पूरा सिक्योर कर दिया। तैयारी तो आपने कर रखी है, जीएसटी में क्या आएगा, किस तरह का आएगा, वो भी हमने डिस्कस कर रखा है। कोशिश रहेगी कि अगर मैं कुछ कर पाऊं तो जरूर आपके लिए करूंगा, लेकिन उसके लिए प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस तो इनकम टैक्स का भी नहीं था। सिर्फ मैंने सोचा था कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं पैटर्न वही बच्चों को बताऊं, क्योंकि स्पेसिफिक हो जाने के बाद बच्चे थोड़ा रिस्की हो जाता है। बच्चा अगर भरोसा करके सिर्फ यही देख के जाए और अपना खुद का पढ़ा हुआ ही नहीं रिवाइज कर पाए तो वो गलत है। ये उनके लिए होता है, बार बार कहता हूं, जिनके पास टाइम की कमी है, जो एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे, प्रोविजन पूरा रिवाइज कर रहे हैं बट क्वेश्चन कौन सा करें लास्ट मोमेंट में, तो ये क्वेश्चन आपको एक बार ही देख के जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अदर सोर्सेज में देखिए सेविंग अकाउंट आ गया, यहां मैंने ग्रॉसिंग अप कर दिया ऑनलाइन गेम का।
इनकम टैक्स में सिर्फ रिफंड के ऊपर जो ब्याज है वो हमारी इनकम बनेगी। डिविडेंड ग्रॉस ले लिया, डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 100, उसके बाद ब्याज कितना घटाएंगे, मैक्सिमम 20%। ये आंसर आ गया। टोटल हमारे अदर सोर्सेज की इनकम आ गई। देखिए स्टेप वाइज निकालेंगे, आप भी कंफर्टेबल रहेंगे एग्जाम में। और उसके बाद अब हम करेंगे टीटीआई। टीटीआई में सैलरी निकल चुका है, ये सब कैलकुलेट हो चुका है, ये हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई, एक 80D दे दिया, डबल टीए दे दिया, टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया। बताइए अगर ओल्ड टैक्स रिजीम का मामला है, वो कहेंगे टैक्स लायबिलिटी भी निकाल के दो, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आप टैक्स लायबिलिटी निकालना नहीं आता आपको, क्या निकाल लोगे ना, सरचार्ज नहीं आएगा, सारी नॉर्मल इनकम है। एक जो ऑनलाइन गेमिंग है उस पर 30%, बाकी सब नॉर्मल इनकम। भाई इसमें से अगर ऑनलाइन गेमिंग अगर देख लें, 95,000 अलग कर दोगे और जो बैलेंस बचेगा उस पे स्लैब, 95,000 पे 30%, बैलेंस पे स्लैब, दोनों को जोड़ोगे बेसिक टैक्स में 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं है। कर सकते हैं ना सर? नोट आपने कितना लिखा है? देखो नोट में एक तो वो क्लबिंग वाली बात लिखनी जरूरी है, एक ये लिखना जरूरी है कि आपने 48(2) में डिसअलाउड क्यों नहीं किया अपनी वाइफ को जो सैलरी दे रहे हैं वो। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स के बारे में वाला पॉइंट लिखना जरूरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखना जरूरी है। तो 2-3 पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी की चीजें हैं जो लिखना जरूरी है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो। सर वो जो जरूरी है वो कैसे लिखेंगे, कैसे तरीके से लिखेंगे? देखिए यहां पर तो मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज करके आपको लिख के दिया है, बट आप एग्जाम में ये एज इट इज तो रट के नहीं जा पाओगे। तो आपको वहां जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे वो आप लिखो। कभी जरूरत पड़े तो नोट को भी आप टुकड़ों में लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो। नोट 1 में ही आप पैराग्राफ एक स्टेटमेंट पूरा फॉर्मेशन नहीं कर पाए स्टेटमेंट का, तो टुकड़ों में फॉर्मेशन कर दो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। जरूरत क्या है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए लिखते समय। जब कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है तो परफॉर्मेंस गिर जाता है। इसलिए हमेशा ही आपको कॉन्फिडेंस अपना, अब करीब आ रहा है मामला, तो कॉन्फिडेंस बढ़िया रखना है। तैयारी के समय आप कॉन्फिडेंस हल्का रखते हो वो ज्यादा ठीक होता है, ताकि तैयारी अब ज्यादा से ज्यादा करो। बट अब लड़ाई युद्ध का मैदान सामने है, अब तो कॉन्फिडेंस भी आपको जिताएगा। ठीक है जी। तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपका मंगलमय हो और इस नए साल में आप सीए इंटरमीडिएट को अच्छे अंकों से क्रैक करें, बढ़िया अंक से पास करें, बढ़िया रिजल्ट लाएं और मुझे भी बताएं। मुझे भी खुशी मिलेगी कि क्या मैं भी आपके उस रिजल्ट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, कुछ योगदान दे पाया। तो ये हम लोगों का अचीवमेंट तो यही है बेटा। सभी टीचर के लिए अचीवमेंट क्या है? बच्चों का रिजल्ट। तो मेरे से भी शेयर करें और मुझे जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप और आगे भी करते रहिएगा। ठीक है, गुड लक, थैंक यू।